जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार दरोगा का टारगेट बैच जो कि सेकेंड बैच निकाला गया है, उसी का दोस्तों हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में टेस्ट हुआ था उसी टेस्ट को आज यहाँ पर लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम 5 सेट आप लोग को प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 3 सेट था और दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में भी टोटल 3 सेट था। तो जिसमें सेकेंड शिफ्ट का हम लोग तीसरा सेट देखने वाले हैं और फर्स्ट शिफ्ट पूरा कवर करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जिसमें आज हम लोग दोस्तों सेट नंबर जेड देखने वाले हैं, यानी कि दोस्तों सेट नंबर हम लोग का छठा है। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला करा कि गंगा डॉल्फिन तथा नीलगिरी ताहर किन जातियों का उदाहरण है। देखिए, गंगा डॉल्फिन तथा नीलगिरी ताहर जो है दोस्तों, यह विलुप्त जाति का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला दोस्तों कि कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। देखिए दोस्तों, कोरोना जो कि स्वीडन की मुद्रा है, स्वीडन की, और स्वीडन की राजधानी दोस्तों आपका स्टॉकहोम है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछेगा तो स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाता है बर्न। और हंगरी का दोस्तों, हंगरी का आपको बताना है बुखापेस्ट की बुखारेस्ट। तो मैं यही बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि पिछला सेट में बताए थे हंगरी का होता है बुखापेस्ट, याद रखिएगा, और रोमानिया का होता है बुखारेस्ट। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम के तहत मध्यम अंगुली संकेत करता है। तो देखिए, फ्लेमिंग का दोस्तों दाहिना हस्त के नियम अनुसार बोल रहा है, तो जो मध्यम अंगुली होता है वह विद्युत धारा को, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा को दोस्तों करता है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों जो आपका अंगूठा मध्यमा और अंगूठा का जो बीच वाला बच जाएगा वो आपका चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी। तो देखिए, रानी दुर्गावती दोस्तों गोंडवाना की शासका थी, गोंडवाना के। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए डी में दिया गया है गढ़क टंगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे दोस्तों गोंडवाना रहता तो गोंडवाना आप उसको आंसर लगा देते हैं। नेक्स्ट है कि गारो, खासी एवं जयंतिया एक भाग है। तो गारो, खासो और जयंतिया जो भाग है दोस्तों वह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, याद रखना है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो कि दोस्तों आपको या मेघालय में मिल जाएगा गारो, खासी, जयंतिया। नेक्स्ट है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। तो देखिए, अगर आप किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाइएगा तो उसकी जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता, वो दोस्तों घटती है। क्या होती है? तो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 7 बोला कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद असमक है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद कौन सी है, तो असमक है, जो कि दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और असमक महाजनपद की राजधानी पूछेगा तो हातक या पोटली हो, सॉरी पोतना या पोटली है, पोतना या पोटली याद रखना है, असमक की राजधानी है। नेक्स्ट है कि मंजूषा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो मंजूषा चित्रकला हो जाएगा आपका बिहार राज्य से, बिहार राज्य से। फिर मिथिला है, मधुबनी है, ये सभी दोस्तों बिहार राज्य की है। यहीं पे उत्तर से पूछेगा तो चिकनगुनिया हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। पश्चिम बंगाल को हो जाएगा अल्पना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। तो नोवा मुंडी दोस्तों जो कि झारखंड की है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड की, याद रखना है, नोवा मुंडी झारखंड की है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 10, क्वेश्चन 10 करा कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। देखिए दोस्तों, उत्पादन के साधन टोटल 4 है, जिसमें है भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला जो उत्पादन साधन होता है वह श्रम होता है, श्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो कांग्रेस की जो वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था वह मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा में से आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है। क्वेश्चन 12 कर रहा है कि जब संविधान संशोधन विधेयक है राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह, तो देखिए दोस्तों, जब संविधान संशोधन हो या धन विधेयक हो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसको दोस्तों स्वीकृति प्रदान के लिए के बाद है राष्ट्रपति, स्वीकृति से
प्रदान करने के लिए बाध्य है। और जो संविधान संशोधन विधेयक जाता है दोस्तों, ये बाध्य इसलिए है क्योंकि 24वां संविधान संशोधन के तहत यह बात बोला गया है कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, क्योंकि उसको न पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है न दोस्तों उसको पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा समाज समता संघ की स्थापना कब हुआ था? देखिए समाज समता संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों 1927 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा कब, तो 1927 में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1927 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य कौन सा है? तो देखिए मिथाइल जो ऑरेंज है दोस्तों वह अम्ल में लाल होता है और क्षार में दोस्तों पीला होता है, अम्ल में लाल और क्षारक में पीला। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी कहेगा तो 10 सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य दोस्तों 10 हैं टोटल, जिसमें ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा और भारत भी दोस्तों इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत कथन का चयन करना है। बिहार राज्य की दोस्तों जो कि राजकीय पशु गौर है, बिल्कुल सही बात है। फिर है झारखंड राज्य की राजकीय पशु हाथी है, ये भी सही है। उड़ीसा के दोस्तों सांभर हिरन है, ये भी सही है। और राजस्थान का दोस्तों काला हिरन नहीं, राजस्थान का है ऊंट और चिंकारा, ऊंट और चिंकारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में 200 वर्षों से बांस बूंद सिंचाई होती आ रही है? देखिए जो बांस बूंद सिंचाई होती आ रही है दोस्तों वो आपका मेघालय में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोला कि प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है? देखिए प्रांकुर या मूलांकुर दोनों दोस्तों आपका बीज से संबंधित है, बीज से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? तो 2 कमरे का जो बैरक मिला दोस्तों वो हड़प्पा सिंधु सभ्यता स्थल से याद रखना, हड़प्पा से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों एलोरा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और वहां पे कैलाश मंदिर है, वह कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस दोस्तों जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, और यह दोस्तों हेक्टर जहाज से, हेक्टर जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनवाया था? तो यह दोस्तों याद रखना चंद्रगिरी की राजा से, चंद्रगिरी के राजा से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। बोला कि चौल का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों चौल का युद्ध हुआ था 1508 में, और एक होता है दीव का युद्ध हुआ था 1509 में। और यह दोनों युद्ध दोस्तों हिंद महासागर में लड़ा गया है पुर्तगालियों के द्वारा, याद रखिएगा। जो कि चौल का युद्ध 1508 में और दोस्तों दीव का युद्ध कहेगा तो 1509 में। नेक्स्ट है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में, सॉरी 15वीं और 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइलैंड जो कि मसालों का द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह दोस्तों इंडोनेशिया में अवस्थित है, याद रखना इंडोनेशिया में, जो कि 24 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना प्रारंभ किया और साधु वेश त्याग कर राजश्री वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया था? तो देखिए दोस्तों सिख धर्म के टोटल 10 गुरु थे और जो यह काम किया गया है वह 5वां गुरु के द्वारा, जो कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा, याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और 10वां यानी कि अंतिम गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुआ था? तो दोस्तों अमृतसर विजय अभियान के दौरान, अमृतसर विजय अभियान के द्वारा रंजीत सिंह को दोस्तों जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुआ था, याद रखिएगा। और रंजीत सिंह दोस्तों अपनी राजधानी लाहौर को चुने थे। नेक्स्ट पाते हैं कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी की गोद लेने की अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। या दोस्तों 1858 के समागरी की घोषणा ने, 1858 के दोस्तों जो समागरी की घोषणा था, जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दोस्तों पढ़ के सुनाया गया था, उसी में यह बात बोला गया था कि जो अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का आपको अधिकार दिया जाता है, जो कि दोस्तों मुख्य रूप से झांसी पर आपको लागू होता है, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, गोद प्रथा के लिए दोस्तों उनको जो उनका अधिकार था उसको छीन लिया गया था। नेक्स्ट है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया है? तो पेशवाई को दोस्तों 1818 में समाप्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था यानी अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की थी? देखिए दोस्तों पहले अगर आप सेट देखे होंगे तो उस सेट में भी क्वेश्चन आया था
जो कि बताएं तो वहाँ पे कि जमींदारी व्यवस्था दोस्तों, जो फ्लाउड कमीशन है वह जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकारी साख सुझाव। सरकारी साख सुझाव दोस्तों किसने दिया था बताइए। तो सरकारी साख सुझाव फ्रेडरिक निकलसन के द्वारा दिया गया था, फ्रेडरिक निकलसन के द्वारा। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो जो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब है, इनका दोस्तों मूल निवास पूछेगा तो आगरा, लेकिन इनका निधन कहाँ में हुआ था दोस्तों, तो वह दिल्ली में हुआ था, वह दिल्ली में। नेक्स्ट पाते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था। तो अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा किया गया है, ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि विचार करना है आत्मीय सभा की स्थापना, जो कि दोस्तों आपको आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ था। शिकागो, जो कि विश्व धर्म सम्मेलन दोस्तों 1893 में हुआ था शिकागो में। फिर देवबंद आंदोलन हुआ दोस्तों, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था। तो यहाँ काल क्रमानुसार बोल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। बाकी इस भी हम आपको बता दिए हैं। और देवबंद आंदोलन दोस्तों, जो कि हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, बाकी उस हिसाब से आपको आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी तीनों को बता दिए हैं। नेक्स्ट है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता दोस्तों हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरेजियो थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो यह दोस्तों श्री राम वाजपेयी के द्वारा किया गया है, श्री राम वाजपेयी के द्वारा सेवा समिति बॉय स्काउट की स्थापना, जो कि 1914 में बंबई में किया गया था। नेक्स्ट है कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ है। तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम वर्ष 1930 में, वर्ष 1930 में। नेक्स्ट पाते हैं कि खेरा आंदोलन का प्रमुख मांगे क्या थी। तो खेरा आंदोलन दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था, और इसमें जो मांगे रखा गया था कि फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों के द्वारा कर की माफी करने के लिए बोला गया था, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। 48 है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था, जो कि 1919 में। तो यह दोस्तों ये जो आपका है कि नाई धोबी बंद या किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि क्वेश्चन दोस्तों 39 ध्यान देना है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनको सहयोग हेतु चुना गया था। क्या दोस्तों याद रखना है एनसी केलकर जी को चुना गया था, और आईबी सेन को, आईबी सेन और एनसी केलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ये हो जाएगा 2 और 4 दोनों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 40 है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। यह भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, जो कि नागपुर अधिवेशन में बताए थे, पिछला सेट में ही था नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दिया गया है। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के 10 दोस्तों, जो संघ में अवशेष शक्तियां दिया गया था वह गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दिए जाने की आश्वासन दिया था। तो निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो दोस्तों देखिए जो ऑप्शन बी दे रहा है कि देशी रजवाड़ों को यथास्थ स्थिति बनाए रखी जाएगी, यह दोस्तों बोला भी गया था और इसको पूरा भी किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद दोस्तों एक सेकंड जो आ रहा पर उसको देते हैं। देखिए टीटी कृष्णमचारी दोस्तों जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, यहाँ पे हो जाएगा। फिर एससी मुखर्जी जो कि दोस्तों उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे दोस्तों। फिर भीमराव अम्बेडकर जो कि आपका अध्यक्ष थे प्रारूपण समिति का, तो यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएगा। देखिए दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ पर देखिए तो कोई ऑप्शन मिल रहा है 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया गया, ए आपका राइट हो जाएगा 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 कि अधोलिखित में कौन राष्ट्र ध्वज संबंधित तटस्थ समिति के अध्यक्ष थे। क्या दोस्तों कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 44 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया है। देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा दोस्तों आर्टिकल नंबर 108 में की गई है, और यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिएगा।
जैसे कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह दोस्तों कनाडा से है, कनाडा से याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तो जिसमें पहला है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह एक लोकतांत्रिक आपका गणतंत्र है। नेक्स्ट फिर है कि यह संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी दोस्तों यहाँ पे आपका कथन बिल्कुल सही है। फिर है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, हाँ ये भी सही है। फिर है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान कर नहीं, एकीकृत नहीं दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 2 3 जो कथन है बिल्कुल आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और जो कि समवर्ती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो वह दोस्तों हम भारत के लोग से। अगर दोस्तों आप भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़े होंगे तो सबसे पहले ही आप जैसे ही पढ़िएगा वैसे स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? तो सेकुलर के अर्थ होता है दोस्तों कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, याद रखना है, सेकुलर शब्द की सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के चौथी अनुसूची विवेचित करता है, तो देखिए भारत का दोस्तों जो चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा में सीटों का दोस्तों आवंटन करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो तृतीय अनुसूची में दोस्तों क्या है? तो देखिए तृतीय अनुसूची में दोस्तों शपथ की चर्चा की गई है, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है, उपराष्ट्रपति का भी नहीं है और राज्यपाल का भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन लोग तीनों को जो हम बताएं उनका अलग से एक आर्टिकल में शपथ की चर्चा की गई है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। फिर भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप, एक गलत है दोस्तों, राष्ट्रपति का आर्टिकल पहले ही बताया कि आर्टिकल अलग है, 60 में किया गया है। नेक्स्ट है कि संसद का सदस्य के द्वारा ली जाने वाला शपथ का प्रारूप, ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 और 4, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, 1 2 4 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 73 कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, और इस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब 1992 में दोस्तों जब आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय पूछ रहा है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। और आर वेंकट रमन दोस्तों कौन थे? तो राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, और ये भी याद रखना है कि जो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो 11वीं अनुसूची में दोस्तों टोटल 19 विषय, सॉरी 19 नहीं दोस्तों 29 विषय को शामिल किया गया था, याद रखना है 29 विषय को, तो यहाँ पे हो जाएगा 29। चलिए नेक्स्ट है कि 12वीं अनुसूची के संबंध शहरी स्थानीय निकाय से है और इसमें कुल कितने विषय के ऊपर कानून शहरी स्थानीय निकाय बना सकता है? तो देखिए दोस्तों 12वीं में हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, और अभी बताएं 11वीं अनुसूची में तो 29 हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर दोस्तों सुमेलित कौन सा है इसको देख लेते हैं। तो देखिए बीमा जो कि संघ सूची के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची, नहीं दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची, नहीं ये भी गलत है। निगम कर जो कि संघ सूची के अंतर्गत आएगा, नंबर ये हो जाएगा, 1 और 4 आपका राइट है। नेक्स्ट है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी शुद्ध अप्रत्यक्ष है, तो यह दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है दोस्तों वह स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो राष्ट्रीय आय आकलन के दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है? तो दोस्तों मैट्रिक्स पद्धति नहीं है, बाकी 3 पद्धति याद रखना है। व्यय पद्धति जिसको खर्च बोला जाता है, उत्पाद पद्धति जिसको उत्पादन, और आय पद्धति जिसको दोस्तों इनकम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास होता है दोस्तों अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निबल राष्ट्रीय उत्पाद को घटा देंगे तो मूल्यह्रास आपका प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी संविदा और दायित्व को पूर्ण करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कॉशन मनी कहते हैं, कॉशन मनी याद रखना है, कॉशन मनी। नेक्स्ट बात है कि द्रव्य के पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होता है, तो अगर द्रव की मांग में दोस्तों अगर वृद्धि होगा
तो याद रखना है कि ब्याज की दर में वृद्धि आ जाएगा। ब्याज की दर में क्या आएगा? तो वृद्धि आ जाएगा। नेक्स्ट बात है कि वह मुद्रा जिसे सरकार के द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया गया हो, उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार के द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाता है, विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि द्विघातनुमान, ध्यान देना है, द्विघातुमान आज विश्व में, ये तो दोस्तों कभी प्रचलन ही नहीं रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कभी भी प्रचलन नहीं था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, अगर आरबीआई के द्वारा दोस्तों नगद आरक्षण अनुपात अगर बढ़ाया जाएगा तो दोस्तों मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। मुद्रा की क्या होता है? आपूर्ति तो घट जाती है। नेक्स्ट बात है कि बैंक दर को बढ़ने से, तो देखिए बैंक दर को बढ़ने से साख का संकुचन होता है। बैंक दर बढ़ने से क्या होता है? तो साख का संकुचन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सी कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो दोस्तों समसूत्री। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु जो कोशिका विभाजन है वह समसूत्री दोस्तों इसके लिए जिम्मेवार होती है, याद रखिएगा, समसूत्री। नेक्स्ट है कि कशेरुकी के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण दोस्तों केवल मियोसिस में होता है, केवल मियोसिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, केवल मियोसिस में। नेक्स्ट है कि सेप्सियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जो सेप्सियस ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों वह स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में, स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में सेप्सियस ग्रंथियां पाई जाती है। 69 है कि किस ऊतक से तलवे, खुर और सिंग बने होते हैं? तो क्रिएटिन ऊतक से, क्रिएटिन ऊतक से, 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभि रज्जु है, तो दोस्तों भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु क्या है? तो भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है कि चाय की पत्तियां के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय की पत्ती में दोस्तों जो क्यूरिंग में उपयोग होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के होता है, जीवाणु को याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 72, बोला कि निम्न में कौन सहजीवी स्थिरकारक जीवाणु है? तो सहजीवी स्थिरकारक दोस्तों जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सहजीवी स्थिरकारक जीवाणु है, देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रैंकिया, फ्रैंकिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलर्जेंस है, तो एलर्जेंस जो है दोस्तों असंक्रामक होता है और IgE के स्रवण को बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, असंक्रामक होता है और IgE के स्रवण को बढ़ाता है, इसे हीमोग्लोबिन बोला जाता है दोस्तों IG को। नेक्स्ट है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिंग प्राप्त होता है, तो हिंग दोस्तों तने के स्राव से प्राप्त होता है। हिंग किससे? तो तना के स्राव से। नेक्स्ट है कि अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम यह दोस्तों बिना पके फल के लेटेक्स से, बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा, बिना पके फल के लेटेक्स से। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 77, बोला कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल आपको चीर से याद रखना है। नेक्स्ट है कि फूल गोभी के पौधे में कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी में दोस्तों पुष्पक्रम, पुष्पक्रम को खाया जाता है। नेक्स्ट बात है कि आर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? तो दोस्तों सरीसृप व पक्षी का, सरीसृप व पक्षी को आर्कियोपटेरिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो फेरोमोन्स दोस्तों ये आपको कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, याद रखना है, फेरोमोन्स कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, यह दोस्तों क्या है? तो यह दोस्तों याद रखना है स्तनधारी है। डुगोंग नामक जो समुद्री जीव है दोस्तों यह आपका स्तनधारी है और विलोपन के कगार पर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो मांसाहारी पशु दोस्तों पशु आपका मच्छर हो जाएगा, मच्छर जो कि मांसाहारी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 कि पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन दोस्तों प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, पेप्सिन किस में बदलता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार दोस्तों आपको स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार किसके? तो स्टार्च के। नेक्स्ट है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो जिह्वा के दोस्तों पार्श्व भाग में। खट्टा स्वाद याद रखना जिह्वा के पार्श्व भाग में दोस्तों, अगले भाग में दोस्तों मीठा होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 86 है कि 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत के द्वारा किया गया है, भारत के द्वारा।
क्वेश्चन है दोस्तों कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी तो भारत ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। इसका दोस्तों नाम क्या है? तो डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों यह परीक्षण किया गया है जिसका नाम है गौरव। गौरव याद रखना है, गौरव। और डीआरडीओ की स्थापना पूछेगा दोस्तों तो 1958 में किया गया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोगिल्फस और पेट्रोगिल्फूस के संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो यह दोस्तों याद रखना आपको महाराष्ट्र। कहाँ में? तो महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 है कि राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, राजीव गौबा के स्थान पर कौन बने हैं? तो सीके हरितवाल, सीके हरितवाल। और इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो राजीव गौबा थे। नेक्स्ट है कि किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 90 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि श्रीलंका के थे चमारी अथापथु, चमारी अथापथु। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित कर दिया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रमोद भगत को दोस्तों निलंबित कर दिया गया है, प्रमोद भगत को। नेक्स्ट है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो यह दोस्तों पीआर सीरीजेस को, पीआर सीरीजेस को, जो कि पुरुष हॉकी टीम को हेड कोच है। नेक्स्ट बात है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं, उससे हम लोग को मालूम चलता है कितना आप लोग को वीडियो पसंद कर पा रहे हैं। हाँ, इसका दोस्तों अगर आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर दोस्तों टोटल यानी कि 6 सेट हुआ है, 6 सेट आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। और पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों प्रेस करने से क्या रहता है कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93 है कि वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी किया है? तो वन इंडिया वन टिकट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। नेक्स्ट है कि पहले वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का दोस्तों जो आयोजन किया गया है वो आपको हरियाणा में, हरियाणा में याद रखना है, हरियाणा में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे 95 बोला कि बिग क्रिकेट लीग ने मैचों को प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो यह दोस्तों किसके साथ किया है? तो प्रसार प्रभारी के साथ, प्रसार प्रभारी के साथ याद रखना है। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों अमेरिका के द्वारा जीता गया है। और पेरिस ओलंपिक में दोस्तों भारत पदक तालिका में कितवां स्थान पर रहा है? तो भारत का दोस्तों जिसमें स्थान रहा है वो 71वां रहा है। और पहला स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? तो पहला स्थान पर अमेरिका रहा है। और इसमें दोस्तों भारत का टोटल पदक पूछेगा कि भारत में इतने टोटल पेरिस पैरालंपिक में दोस्तों कितने पदक लाया है? तो याद रखना है टोटल 6 पदक लाया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट दोस्तों कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस दोस्तों 13 अगस्त को, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 99 क्वेश्चन देख चुके हैं कि जो कि पेरिस ओलंपिक में दोस्तों सबसे पहले तो 71वां स्थान, भारत का स्थान 71वां है। और फर्स्ट पर दोस्तों आपका अमेरिका है, यानी कि यूएसए हो जाएगा। और इसमें भारत में दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक? तो 6 पदक लाया है। नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखना है 82वां, क्योंकि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 से स्टार्ट हुआ था, 1942 याद रखना है, 1942 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का सेट नंबर आपका ABC के साथ साथ XY यानी कि जेड भी आज यहाँ पे हम लोग समाप्त कर चुके हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।